आज कल जो किसी कारण से टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाया था, उसी टॉपिक से मैं शुरुआत करता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, क्लास 7 का पहला पार्ट है समानता। एक्चुअली में जब भी एक स्वतंत्रता और समानता मानव के मानवीय गरिमा के लिए एक जरूरी प्राथमिकता है, जिससे मैं मूल अधिकार कहूँ, इससे ज़्यादा मैं इस पर शब्द ये यूज करूँगा कि ये मानवाधिकार है। फ्रांसीसी क्रांति आई थी, उसमें 3 प्रमुख चीजें थी: समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्वभाव। समाजवादी राष्ट्र का प्रमुख नारा था समानता पर जोर देना। वस्तु स्थिति में समानता है क्या? वस्तु स्थिति में समानता है क्या? समानता का मतलब सभी के लिए समान नियम बनाना हो सकता है, यानी कि किसी के पास विशिष्ट अधिकारों का अभाव समानता हो सकती है, परंतु जिस व्यक्ति की अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता ही ना हो, उसके साथ क्या होगा? जॉन रोल्स की एक पुस्तक आई थी 70 के दशक में, द जस्टिस, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया था इक्वलिटी क्या होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14 इसी बात को धारित करता है। जॉन रोल्स ने एक रेस का उदाहरण दिया। एक चीज समझिए, एक हम रेस का आयोजन करते हैं जिसमें ये नियम बना देते हैं कि जो कोई भी भाग लेगा और जो प्रथम स्थान पर आएगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, विकलांग व्यक्ति उस रेस में भाग ले पाएंगे? कमजोर व्यक्ति अवार्ड जीत पाएंगे? नहीं। तो फिर आप कहते हैं कि समानता तो है? नहीं, ये समानता नहीं। समानता के लिए जरूरी है कि समान व्यक्तियों के लिए समान नियम हो सकते हैं, पर जो असमान वर्ग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? समानता का मतलब ये है। तो फिर क्या नियम होना चाहिए कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए एक अलग से रेस का आयोजन करें, कमजोर व्यक्तियों के लिए अलग का रेस का आयोजन करें, या रेस का टारगेट कम दे, या पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार हो कि प्रत्येक वर्ग तक पुरस्कार पहुंचे। ये समानता थी। हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक लोकतंत्रीय देश होने के नाते समानता उसका एक प्रमुख तत्व हो जाता है। हमने इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है: लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। इस पाठ के द्वारा आपको 2 कहानियों के माध्यम से जो समानता सिखाई जाएगी वो आपको कहीं नहीं पता चल सकेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस पाठ से शुरुआत करता हूं।
इस पाठ में एक कांता नाम की महिला है जो गृहिणी मतलब घर घर जाकर घरेलू कार्य करती है। जब वो चुनाव के समय यानी कि मतदान की तारीख के दिन जब वो लाइन में खड़ी थी तो उसके जो क्या बोलते हैं उससे सेठ जी कह सकते हैं जिनके घर वो काम करने वो भी उसी लाइन में खड़ी थी। उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि आज मैं और मेरा सेठ एक ही लाइन में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं के पास एक ही मत है और मेरे पास भी एक ही मत है। पर सोचिए उस कांता के पास न तो बच्चों के इलाज कराने के लिए पैसे हैं, न उसकी कोई ऐसी एक व्यवस्था है जिससे अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, न अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके पास आवश्यक धन है। तब आपको समानता समझ में आएगी। एक और इसमें दो कहानियां दे रखी है जिसमें एक ओम प्रकाश जी नाम के एक लेखक थे जिनकी आत्मकथा है जूठन। ओम प्रकाश जी जिनकी एक आत्मकथा है जूठन। वो दलित थे, दलित क्या मैं बाद में बात करूंगा। तो वो स्कूल में पढ़ने जाते थे। वो बताते हैं अपनी आत्मकथा में कि मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो सबसे पीछे बैठाया जाता था और सबसे पीछे जाते जाते दरी भी खत्म हो जाती तो नीचे बैठना पड़ता था। कभी कभी तो उसको इतना पीछे बैठना पड़ता था कि अक्षर भी साफ नहीं दिखाई देते थे। उनका कोई खास कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। उसकी छोटी सी गलती पर बेवजह उसे पीट दिया जाता था। एक बार तो उसके एचएम ने पूरे दिन मैदान साफ करवाया, दूसरे दिन भी मैदान साफ करवाया। दूसरे बच्चे मतलब उससे दूरियां बनाए रखते थे। फर्स्ट कहानी। अब ओम प्रकाश जी क्या थे? यहां जाति आधारित असमानता का शिकार थे। यहां जाति आधारित असमानता का शिकार थे, यानी कि उस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अयोग्य और निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है। आप देखिए कि शिक्षा में समानता है, उसको बैठने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पर आप खुद सोचिए, क्या दलित व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ वही व्यवहार होता है जो अन्य व्यक्ति के साथ? नहीं। ओम प्रकाश की कहानी से ये पता चलता है। ओम प्रकाश जी, सॉरी मैं बार बार ऐसे बोल लेता हूं, बहुत बड़े राइटर थे वो। एक दूसरी कहानी इसी पाठ में दे रखी है, वो ये है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। हालांकि धनाढ़ वर्ग से थे पर कहीं दिल्ली में मकान ढूंढ रहे थे, मकान नहीं मिला इस वजह से कि वो एक अलग धर्म से थे। ये एक असमानता का एक दूसरा रूप है। बात एक्चुअली में बात इतनी नहीं है, बात काफी लंबी है। बात लंबी क्या है? मैंने बताया था कांता को वोट देने का अधिकार था और वो उसी लाइन में खड़ी थी। भारत जैसे एक लोकतंत्री देश में सबको वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई धर्म भी कुछ कोई हो, शिक्षा का स्तर भी कुछ भी हो, चाहे जाति हो, चाहे किसी कोई गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। मैंने बताया था कांता खुश थी क्योंकि उसको भी एक वोट देने का हकदार था और उसके जो सेठ जी थे उनको भी एक वोट देने का अधिकार था। ये तो राजनीतिक समानता की बात हो गई। पर कांता एक झोंपड़पट्टी में रहती थी, नाले के पास मकान था, न तो उसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त थी कर रहे थे। ये कांता को बात समझ में आ गई होगी जब वोट, ये बात कांता को समझ में आ गई होगी जब वोट देते देते लाइन खत्म हुई तो उसको पता चल गया होगा कि समानता का मैं तो कुछ और है, हम इनके समान नहीं हैं। बात क्या है? ये तो कुछ बात। फिर कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानता में से एक जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद आप बचपन में भी कर चुके थे। शहरी क्षेत्र में है तो अगर आपको ये भ्रम है कि शहरी क्षेत्र में जातिगत भेदभाव इतना नहीं होता, तो आप कभी भी इन पढ़े लिखे एलिट क्लास के वैवाहिक विज्ञापन देखना, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि जातिगत भावना अभी भी उनमें घुसी हुई है। यानी उच्च जातियां, निम्न जातियों को हम दलित कहते हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, हुआ था। ध्यान रखना, मैंने एक कहानी बताई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिसकी आत्मकथा है जूटन। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि समानता का मूल्य क्या है। अंसारी की कहानी बताई थी, समानता का मूल्य क्या है। अब आप सोचिए कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो भेदभाव हुआ वो किस कारण? जातिगत के कारण। अंसारी के साथ जो भेदभाव हुआ वो क्यों हुआ? धर्म के कारण। आपको क्या लगता है उनकी मानवीय गरिमा के मूल्य को ठेस नहीं पहुंची? उनके मानवीय गरिमा के मूल्य को ठेस नहीं पहुंची? पहुंची होगी। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि, अभी तो बहुत बड़े दलित चिंतक रहे हैं ये लोग, उनको 100% महसूस हुआ होगा कि वो अन्य बच्चों के समान नहीं है, उनसे कमतर है।
जब अंसारी को मकान नहीं मिला तो क्या उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा? ये दोनों व्यक्ति उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं जो अन्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, परंतु नहीं हुआ। 1975 में आपको बताता हूं, 1975 में बनी दीवार फिल्म आपने देखी होगी, जिसमें एक बच्चा जूते पॉलिश करता है, एक कोई धनाढ़ी वर्ग का व्यक्ति आता है और उसे पॉलिश करवाता है और उसको पैसे फेंकता है। तो वो कहता है कि फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से मैं नहीं उठाता, अर्थात उठाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी गरिमा को ठेस पहुंची, उसके कार्य को कमतर आंका गया। ये कैसे? ये कैसे? भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हैं चाहे स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। पर फिर भी एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को तो मान्य किया गया। पहले जहां भेदभाव और दुर्व्यवहार के लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उसके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। हमारे संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। आर्टिकल 14 जो दो शब्द कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अर्थात विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सोचिए, ये दो चीजें वास्तव में आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि एक तो सब विधि से ऊपर कोई नहीं, विधियां सबके लिए समान है। पर अब आप खुद सोचिए, मेरे लिए विधि बनी है कि मैं सबके समान हूं, पर मेरी पहुंच विधि तक नहीं है कि मेरी समानता के अधिकार का उपयोग कर सकूं। कुछ मेरी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी है, मैं दलित हूं, तो मैं इनका उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए विशेष प्रावधान करें, विधि उसके पास जाए, विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सारी बातें इन दो चीजों को इंडिकेट करती है। मैं एक चीज समझाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। हो गई विधि की समक्ष समता, हो गई ना। फिर देखिए, दुकाना, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या कुआं, तालाबा, स्नान घाटा, सड़का, सार्वजनिक स्थान के उपयोग पर कोई असमानता नहीं होगी। पर ये तो नियम बना दिए। पर इसी आर्टिकल 15 का है कि कोई भी बात होते हुए भी राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की छूट है। क्यों? बालक और स्त्रियां
भेदभाव से ग्रसित रही है, तो उनके लिए विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत है, यानी कि विद्या के समान संरक्षण। इसी का ही आर्टिकल 15(4) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC/ST के लिए कोई विशेष उपबंध करेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विशेष उपबंध असमानता? नहीं, विशेष उपबंध उस समानता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए असमान व्यवहार करना जरूरी है। जहां समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित है, जहां ऊंच और निम्न पाई जाती है, तब फिर हमें विद्या की समानता तो चाहिए, विद्या का समान संरक्षण भी चाहिए। आपको पता है आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करती है। आर्टिकल 16 सार्वजनिक नियोजन में बिना किसी भेदभाव के बात करती है, फिर भी उसमें रिजर्वेशन की बात है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए कि जो समानता का उपयोग नहीं कर पाए, जो समानता का उपयोग नहीं कर पाए, उनको समानता का उपयोग करने के लिए लायक बनाना है, तब हमें असमान कानूनों का व्यवहार करना पड़ेगा। शायद ये चीज आपके समझ में आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में असमानता क्यों व्याप्त है। कभी एक आरक्षण फिल्म देखना, फिर आपको असमानता समानता समझ में आ जाएगी। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला कानून के द्वारा, फिर दूसरा सरकार की योजनाओं वो कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के लिए जिसके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की गई। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, जिन्होंने समानता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अधिक अवसर मिले ताकि वो समानता का उपयोग कर पाए। ये जरूरी हो जाता है। एक उदाहरण, जैसे मैं एक उदाहरण दे रखा हूँ MDM के बारे में। सबसे पहले मिड डे मील योजना को तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया था, ठीक है ना। 1995 में ये प्रारंभ हुई थी और फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसको अनिवार्य बना दिया था कि ये जरूरी है। अब आप बात बताएंगे कि कैसे, तो मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ, समझ जाना। दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चा ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु अब वह स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उसकी उपस्थिति में सुधार हुआ। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। फिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है और उनका पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है। ये एक उदाहरण बताया मैंने। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। जरूरी था विशेष योजनाएं। केवल कानून बनाने से समानता नहीं आएगी, उस कानून का उपयोग करने के लायक भी बनाना पड़ेगा। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम
और अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सोचिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरा के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि ये लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वो जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के कारण लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। अंबेडकर साहब ने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे। समानता के मुद्दे पर अंबेडकर साहब ने, क्योंकि असमानता से सर्वाधिक अगर ठेस पहुंचती है तो गरिमा और आत्मसम्मान पर। बाबा साहब क्या कहते हैं सुनना। बाबा साहब ने जो कहा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल और विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये क्योंकि असमानता जो सर्वाधिक प्रहार कहां करती है? व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानवीय गरिमा पर। चलिए, पर बात यह नहीं है कि यह केवल असमानता भारत में ही है, मानवीय गरिमा को ठेस भारत में ही पहुंची, ऐसा नहीं है। समानता के लिए संघर्ष हर जगह व्याप्त है और होना भी चाहिए। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग कौन है? जिनके पूर्वज गुलाम थे और जिनको अफ्रीका से लाए गए थे, वे अफ्रीकी अमेरिकी लोग। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान मानते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। बात है, ध्यान रखना, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। नियम तो क्या था कि गोरा व्यक्ति आए और वो खड़ा है तो काले व्यक्ति को सीट देनी पड़ेगी, पर वो थकी हुई थी, उसने सीट देने से मना कर दिया और वहां से आंदोलन छिड़ जाता है।
उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, और मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप तो यूं समझिए कि ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ रोजा पार्क्स की घटना के कारण, उसी का परिणाम था कि एक अश्वेत व्यक्ति ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब असमानता खत्म हो गई। असमानता अभी भी व्याप्त है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अभी भी अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ही सामर्थ्य हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूल का स्कूल निजी स्कूलों जैसा है। और यही नहीं, समानता का व्यवहार यही नहीं, असमानता दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी समानता के लिए संघर्ष किया। भारत में बाबा साहब ने भी समानता के लिए संघर्ष किया। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इसलिए समानता एक ऐसा विचार है जिसके लिए कभी कभी इतना असमान व्यवहार हो जाता है कि समानता का मूल तत्व ही गायब हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूं, नक्सलवादी आंदोलन। हालांकि इनकी जब छिड़ा था तो कहीं न कहीं समानता के बिंदु पर छिड़ा था, ये शुरू हुआ था। पर अब इस समानता के लिए इतना तीव्र हो गया कि ये असमानता का प्रतीक हो गया और मानव को मानवीय गरिमा से पृथक किया जा रहा है। तो इसलिए समानता एक ऐसा संघर्ष का बिंदु है जो हमें सबको हर वक्त सोचना पड़ेगा कि कौन सी महीन रेखा है तो समानता और असमानता को अलग करती है, और उस महीन रेखा का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जय हिंद।